बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक कंपाउंड पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो इसमें रहता है वो पढ़ेंगे और उससे आगे हम ये एमसीक्यूज़ और की पॉइंट्स वगैरह उनका भी मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। जैसे ये देखिए, आपके पास एक एक्टिविटी 4.4 है जिसमें 3 कॉलम्स आपको दी गए हैं। तो ये जो 3 कॉलम्स आपको दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दिए गए हैं जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। उसके बाद आपको दिया गया है करेक्ट नेम फॉर दिस प्रॉपर्टी, मतलब कि उस प्रॉपर्टी के लिए नाम क्या है, ठीक है। और तीसरा जो आपको कॉलम दिया गया है उसमें ये है कि वन यूज़ ऑफ दैट प्रॉपर्टी आपने बतानी है, उस प्रॉपर्टी की कोई यूज़ आपने बतानी है जो उस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो हमने इसको कहा था डक्टिलिटी और डक्टाइल नेचर, ठीक है। डक्टिलिटी और डक्टाइल नेचर, जिसको हम उर्दू में तारपजीरी बुलाते हैं। तो तारपजीरी जो आपके पास है उसकी मतलब ऐसी कौन सी ऐसी यूज़ है जो तारपजीरी मतलब जिसमें हम मेटल को एज वायर यूज़ करते हैं। तो हम अगर देखें तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो होते हैं जिसमें हम बिजली पास कर रहे होते हैं, अगर वो देखें तो वो उनमें जो तारें होती है, जो वायर्स होती है, वो किससे बनी होती है? मेटल से बनी होती है। तो ये आपके पास वो प्रॉपर्टी मतलब कि मेटल की वो प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एज इन वायर्स यूज़ होती है, ठीक है। कैन बी बेंट इनटू शेप, इनसे शेप बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी को हम वर्क पजीरी बुलाते हैं, ठीक है। और मेलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो जो डिफरेंट यूटेंसिल्स, डिफरेंट बर्तन वगैरह आप बनाते हो तो या कोई बकस वगैरह बनाते हो तो मुख्तलिफ शेप्स के हम मेटल को बेंड कर देते हैं ना। तो मुख्तलिफ शेप्स में जब आप किसी मेटल को बेंड करते हो या उनको मोड़ते हो, ठीक है, तो उससे जो शक्ल आपके पास बनती है, जो आपके पास जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, वो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हुए बना रहे होते हैं, जिस प्रॉपर्टी का नाम है मेलिएबिलिटी, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी आपके पास मेटल की है यहाँ पे और उनकी यूज़ आपसे मांगी गई है, दैट इज़ रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब भी आपके पास कोई चीज़ शाइन कर रही होती है, चमक रही होती है, दैट मीन्स कि वो आपके पास लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हमने लस्ट्रस नेचर बोला था। लस्ट्रस मीन कि उनमें लस्टर होता है, उनमें चमक होती है। और ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये कहाँ पे यूज़ होती है? तो साइन बोर्ड जो होते हैं, आपने रोडों अपनी सड़कों के साइड पे देखा होगा, जो साइन बोर्ड्स होते हैं उनमें अक्सर जो मेटल्स वगैरह लगाए गए होते हैं तो वो उन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जब रात के वक्त उन पर लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे आपको वो रास्ता वगैरह आपको साइन कर करके बताया जाता है कि आप इस तरफ मुड़े या सीधे जाए, या आपके पास कोई यू टर्न है या जो भी है आपके पास। तो वो साइन बोर्ड्स में मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है कि दे रिफ्लेक्ट लाइट, और इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था लस्ट्रस, ठीक है। जो चौथी प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपसे पूछी गई, दैट इज़ मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। जब आप इसको स्ट्रक करोगे, जब आप इसको हिट करोगे तो ये एक रिंगिंग साउंड पैदा करता है। इस प्रॉपर्टी को हमने सोनरस कहा था। और अगर आप देखें तो स्कूल बेल, जो बाईसाइकिल बेल होते हैं, ठीक है, जो घंटियाँ वगैरह होती है ना, उनमें ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ठीक है। पांचवी जो आपके पास है, दैट इज़ अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, मतलब कि ये करंट को पास होने देते हैं खुद में से। तो इस प्रॉपर्टी को हमने कंडक्टेंस कहा था, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ होती है? इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में। जितनी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है आपके पास, बिजली के आलात वगैरह है, तो उसमें मेटल्स की यही प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि वो करंट पास करते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि ज़्यादातर जो बिजली के आलात होते हैं, ठीक है, उनमें जो वायर्स वगैरह होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको मेटल से बनाया जाता है, ठीक है। अगर परस करे हमें उनको हैंडल करना होता है, तो उस जगह को जहाँ से हमने उसको हैंडल करना है, जहाँ से हमने उसको पकड़ना वगैरह है, तो उसके ऊपर कोई प्लास्टिक वगैरह चढ़ाया गया होता है। अदरवाइज़ जो बहुत सारी जो वायर्स वगैरह होते हैं, जो सर्किट्स होती है, वो मेटल से बने होती है। तो ये इसी वजह से कि मेटल करंट पास कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो हैवी फॉर देयर वॉल्यूम, ये नई प्रॉपर्टी है यहाँ पे, हैवी फॉर देयर वॉल्यूम। अगर आप देखें, आपके पास एक बॉल है, आपके पास एक गेंद है,
और वो आपके पास किसी प्लास्टिक का बना हुआ है या किसी फोम का बना हुआ है, ठीक है, तो वो आपके पास हल्का होता है। लेकिन अगर आप उसी साइज़ का एक बॉल आप लोहे का बना हुआ देख के, जैसे वो सिक्का वगैरह नहीं होता, चरा सा जो आपके पास होता है छोटा सा, तो उसको अगर आप देखें तो वो काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। जैसे वो गेम भी होता है ओलंपिक्स में, वो जो बड़ा सा गोला होता है उसको फेंका जाता है, तो वो काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि वॉल्यूम के मुनासिबत से जो इनके वेट्स होते हैं, जो इनके मासेस होते हैं, वो हैवी होते हैं। अगर आप सेम साइज़ के दो बॉल ले लें, एक प्लास्टिक का बना हुआ और दूसरा लोहे का बना हुआ, तो लोहे का जो बना हुआ आपके पास प्लेट बॉल होगा, वो आपके पास क्या होगा, हैवी होगा। और वो प्रॉपर्टी जो मास और वॉल्यूम के बीच में लिंक आपको बताती है, उस प्रॉपर्टी को हम डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हैवी फॉर दियर वॉल्यूम है, इसके लिए जो हम प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि उनकी डेंसिटी हाई होती है, या हम इसको कह सकते हैं कि दे आर डेंसर। जिन चीज़ों की का मास जो है उनके वॉल्यूम के मुनासिबत से ज़्यादा हो, तो ऐसी चीज़ों को हम डेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं कि हैवी फॉर दियर वॉल्यूम, दैट मीन्स कि उनकी डेंसिटी हाई होती है, वो डेंसर होते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी मेटल की कहाँ पे यूज़ होती है, अगर आपने देखा हो तो वो जो रोड रोलर होते हैं, जो रोड पे चलाए जाते हैं रोड को प्रेस करने के लिए, तो उसमें भी वो जो रोल सा होता है वो मेटल का बना होता है, क्योंकि उनके वेट ज़्यादा होते हैं, तो वो सड़क को प्रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए हैमर, जो हथौड़ा होता है, वो भी आपके पास क्या होता है, वो भी मेटल का बना होता है, ताकि वो किसी भी चीज़ पे पड़े तो वो उसको मतलब कि जैसे कील आपने ठोकना हो किसी लकड़ी वगैरह में, तो वो आप उससे हैमर से कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम डेंसर कहते हैं, और इसके हम डिफाइन कैसे करते हैं कि वो हैवी होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं फॉर दियर वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के मुनासिबत से वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम डेंसर कहते हैं, और ये प्रॉपर्टी हैमर या रूलर में यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफ़र हीट, वेल ये हीट ट्रांसफ़र करते हैं अच्छी तरह से। मेटल जो होते हैं वो हीट क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अच्छी तरह से। कैसे, तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब कैसे करते हैं, तो हमने पढ़ा था क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनमें जो मेटल्स जो होते हैं वो एटम से बने होते हैं, और उनमें जो एटम्स होते हैं उन्होंने अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होते हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जहाँ भी आपके पास फ्री चार्जेस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, जो भी आपके पास हो, लेकिन अगर फ्री चार्जेस आपके पास हो तो करंट पास होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ आपके पास सॉलिड होती है और वो जैसे करंट पास कर सकती है, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन, अगर आप उसको हीट दोगे तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे, और वो वाइब्रेशन आपके पास शिफ्ट होगी, जिससे आपके पास वो हीट एनर्जी एक एटम से दूसरी एटम के वो एक दूसरे को देंगे, और इस तरह से वो आपके पास क्या होगी, दूसरी जगह पे शिफ्ट होगी वो एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास थे कुछ एक्टिविटी 4.4, ठीक है। और ये हीट जो कंडक्टेंस वाली आपके पास है, इसकी यूज़ क्या है आपके पास, हमने पढ़ा कि इसको हम जो हीट ट्रांसफ़र करने वाली खासियत है मेटल की, इसको हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, जो खाने के बर्तन होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो वो सारे मेटल्स के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि इसीलिए वो आपके पास बने होते हैं मेटल से। जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, खाने के बर्तन होते हैं, वो आपके पास मेटल से बने होते हैं, क्योंकि मेटल्स में ये खासियत है कि वो करंट को पास, वो हीट को पास कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखिए इस यूनिट के की पॉइंट्स में, तो आपको वो सारी बातें बताई गई है जो हम अब तक के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जैसे कि द फर्स्ट वन इज़ कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन ए फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड की डिफिनेशन है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स को एक कंपाउंड की शक्ल में इकट्ठा रखता है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशन आपको बताई गई है कि वो बॉन्ड जिसमें आपके पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एक एटम से दूसरे एटम की में, तो उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। हमने पढ़ा था एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दूसरा उसको गेन करेगा, और इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। इलेक्ट्रो इन ए सेंस इसको कहते हैं कि इसमें चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट मीन कि जिसमें चार्जेस आपके पास होते हैं। चार्जेस कब आते हैं, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस या गेन हो जाते हैं, ठीक है। तो यही आपको यहाँ बताया गया है। तो आयनिक बॉन्ड का सेकंड नेम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है।
इसी तरह से चौथा देखिए, तो द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप कहें तो हमने पढ़ा था म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स इक्वल पार्टिसिपेशन। अगर ऐसे एटम्स इन्वॉल्व हो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे और जो शेयरिंग आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग हो, मतलब ऐसी शेयरिंग जिसमें एक एटम जितना हिस्सा डाल रहा है दूसरा भी उसी में उतना हिस्सा डाले, एक इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर रहा है तो दूसरा शेयर करे और एक शेयर पे आप इलेक्ट्रॉन बनाए, तो ऐसे को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास सिंगल भी था, डबल भी था, ट्रिपल भी था। हमने पढ़ा था अगर सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तो सिंगल बॉन्ड होगा, अगर डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो डबल होगा, अगर थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो तो वो ट्रिपल बॉन्ड होगा आपके पास। ठीक है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम डोनेट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक ही एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो, तो ऐसे बॉन्ड को हमने डेटिव बॉन्ड कहा था या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वन साइडेड शेयरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपके पास शेयरिंग जो है वो वन साइडेड है, मतलब कि जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम की तरफ से है, तो तब आपने कहना है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एटम्स। अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई हो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई हो, तो उसको हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। हमने इसकी डिफिनेशन दूसरी भी पढ़ी थी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिसमें या तो डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए होते हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या हो, 1.7 और 0.4 के दरमियान हो। अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड is formed by the mutual sharing of electron between similar atom। जबकि नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं बट बिटवीन सिमिलर एटम, सेम एटम्स अगर कंबाइन होते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। आपने ये भी इसमें पढ़ना था कि जो डिफरेंट एटम्स अगर कभी कंबाइन हो जाए तो उसको भी सम टाइम हम नॉन पोलर कहते हैं, लेकिन तब कहते हैं जब उनके बीच में वो जो एटम्स कंबाइन हुए हैं उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम हो, 0.4 से कम हो, तो तब हम उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है। द केमिकल बॉन्डिंग that results for the attraction between metal atom and surrounding sea of electron is called metallic bond। मेटालिक बॉन्ड की डिफिनेशन क्या थी कि वो केमिकल बॉन्ड जो आपके पास पॉजिटिव मेटल एटम्स और सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल्स के ब्लॉक के अंदर, तो उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ CO2, ये शेप्स मॉलिक्यूल के लिए आपको बताया गया कि स्ट्रक्चर ऑफ CO2 जो है आपके पास वो लीनियर है, H2O का जो है वो एंगुलर था और NH3 का आपके पास पायरामाइडल, ट्राइगोनल पायरामाइडल था। आपको मैंने ये सारे शेप्स बताए थे। लीनियर वो होता है जिसके दरमियान, जिसमें एटम्स के दरमियान जो आपके पास एंगल हो वो आपके पास 180 डिग्री का हो। एंगुलर अगर वो 180 डिग्री से ज़्यादा या कम हो। ठीक है। जबकि आपके पास अगर NH3 का हम देखें तो हमने कहा था ट्राइगोनल पायरामाइडल, तो पायरामाइडल हमने आपको शेप का बताया था कि पायरामाइडल शेप मैथ्स में या ज्योमेट्री में ऐसे शेप को कहते हैं जिसका बेस आपके पास स्क्वायर हो और पेसेस यानी जो साइड्स हैं वो आपके पास ट्रायंगुलर हो, तो ट्राइगोनल पायरामाइडल ये आपके पास उस शेप का नाम होगा। जिस तरह NH3 का था, NH3 में हमने पढ़ा था कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो बेस ऑफ पायरामिड होता है, जबकि वो जो साइड के 3 हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया होता है वो आपके पास बेसिस बनाते हैं, दे आर ट्रायंगुलर शेप। ठीक है। तो इस शेप को हम इसलिए कहते हैं ट्राइगोनल pyramidal। The force of attraction between the molecules of a compound are called intermolecular forces। force of attraction जो molecules के दरमियान होते हैं किसी भी कंपाउंड के, तो उसको हम कहते हैं intermolecular forces। जो weak linkage होते हैं between two molecules in such a way, जो वीक लिंकेज आपके पास दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पैदा होती है इस तरह से कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके दरमियान अट्रैक्शन हो, तो ऐसे को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। यहाँ पे वीक लिंकेज क्यों कहा गया है, तो दैट इज़ कंपेरेटिव टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो वो फोर्स जो एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और दूसरी मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्शन आपके पास क्रिएट होती है उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है।
अच्छा, MCQs पार्ट अगर आप एक्सरसाइज में देखें तो सबसे पहले आपको फर्स्ट MCQ में बताया गया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कि आपने सही ऑप्शन इसमें से, इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो द फर्स्ट वन इज़ एन एटम विद अ चार्ज इज़ कॉल्ड, वो एटम जिस पे कोई चार्ज हो तो उसको हम क्या कहते हैं। अब चार्ज की बात की गई है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसकी बात नहीं की गई, सिर्फ ये बात की है कि अगर कोई एटम है और उस पर चार्ज हो तो आपने उसको क्या कहना है। ठीक है, अब एन इलेक्ट्रॉन उसको कह सकते हैं तो नहीं कह सकते। अब मॉलिक्यूल कह सकते हैं नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो तब बनते हैं जब एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो उनसे आपके पास मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, एक मेटल कह सकते हैं नहीं कह सकते, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं उनमें तो पॉजिटिव चार्ज जो आयंस भी होते हैं उसके साथ क्या होते हैं कि प्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो ये भी आपके पास नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो लास्ट में अगर आप देखें तो लिखा क्या है एन आयन। एन आयन, यहाँ पे जो एन आयन है ये वो एनाइन की तरह नहीं है। आप देखिए कंबाइन नहीं लिखा हुआ, कंबाइन नहीं लिखा हुआ। जब ये दोनों कंबाइन मतलब ये बीच में ये जो स्पेस है ये ना दिया गया हो तब आपने कहना है कि ये एनाइन मतलब कि नेगेटिव चार्ज आयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखिए एन आयन, एन यहाँ पे है एक आयन कहेंगे उसको, मतलब कि वो एटम यहाँ पे एन लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो इसी तरह से एन एटम विद अ चार्ज इज कॉल्ड एन आयन, उसको क्या कहेंगे, एक आयन कहेंगे उस एटम को जिसमें क्या हो, जिस पे चार्ज हो आपके पास। अब यहाँ देखिए सेकंड में एन एलिमेंट एक्स इज इन ग्रुप 6, एक आपके पास एक एलिमेंट है और ग्रुप 6 में है पीरियोडिक टेबल के, तो द आयन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो उसके आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो एक्स टर्म लिखा गया ये जनरल टर्म है आपके पास, मतलब ये कि एक्स आप किसी भी चीज़ के लिए लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास कोई एलिमेंट है और वो आपके पास ग्रुप 6 में है तो आपने क्या कहना है कि उसका आपने आयन कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ग्रुप 6 में है, दैट मीन्स कि वो उसके ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो ग्रुप 6 में अगर हो तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे अपने 8 पूरे करने के लिए। जैसे हमने पढ़ा था ना कि ग्रुप नंबर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल बताता है। यहाँ पे देखिए तो ग्रुप 6 मीन कि उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 6। तो अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है दैट मीन्स कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं अपनी वैलेंस शेल में तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करने हैं या किसी के साथ शेयर करने हैं। लेकिन यहाँ पे तो आयन की बात की है, दैट मीन्स कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो अगर गेन करेगा तो उस पर कितना चार्ज आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए x+1 है मतलब एक चार्ज आएगा, उस पर प्लस चार्ज, तो ये तो लॉस होंगे तब आपके पास प्लस चार्ज आता है, दैट मीन्स कि ये गलत है। ठीक है, वहाँ पे तो कह रहे हैं कि 6 ग्रुप में है। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। ठीक है, तो 6 ग्रुप में होगा तो जाहिर बात है उसने ऑक्टेट कंप्लीट करना होता तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे, लॉस नहीं करने होंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो जो +1 चार्ज है ये आपके पास इस आयन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर 6 ग्रुप में है इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, अब 6 तो लॉस करने से रहा वो, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन ही करेंगे ना, तो उसके लिए उस पर -2 चार्ज आना चाहिए। तो इसमें देखिए आपके पास कौन सा -2 है, तो ये देखिए +1 ये वाला भी गलत है, -1 ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पे देखिए x-2 लिखा हुआ है तो ये आपके पास सही ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए x+2 लिखा हुआ है तो ये भी आपके पास गलत ऑप्शन है। x+2 का मतलब होता है कि कोई आयन बना है किसी एटम से लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं। लेकिन हमने पढ़ा कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन 6 ग्रुप में होता है तो उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज मस्ट आना चाहिए -2। ठीक है, तो हमने लिखा x-2। अब देखिए थर्ड में, तो विच पेयर ऑफ एलिमेंट विल जॉइन टू फॉर्म कंपाउंड विद 1:1 रेशो। 1:1 रेशो का मतलब ये होता है कि एक एटम्स कंबाइन हो और उसके साथ दूसरी एलिमेंट का भी एक ही एटम हो। तो ये आपने याद रखना है कि ये तब 1:1 रेशो में कंबाइन होंगे जब आपके पास एक एटम को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतनी ही इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम, दूसरा एलिमेंट आपके पास लॉस भी कर रहा हो, या एक एटम को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतनी इलेक्ट्रॉन दूसरे को भी चाहिए हो तब भी वो उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करें। तो ऐसी एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, वो कंबाइन होंगे 1:1 रेशो में। ठीक है, और ये हम इजीली कैसे बता सकते हैं, उनके ग्रुप नंबर को देख के। किसको देख के, ग्रुप नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए तो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, अब मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में है जबकि क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 में है।
अब C1 में है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि 2 में है तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स कि ये 1:1 में कंबाइन नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 1 गेन कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे 1 क्लोरीन नहीं 2 क्लोरीन फिर होने चाहिए, क्योंकि 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और दूसरा गेन कर लेगा। यहाँ देखिए सोडियम एंड ऑक्सीजन, सोडियम ग्रुप 1 में है और ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 में है। यहाँ का उल्टा है, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 सोडियम चाहिए होंगे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा देगा। तो ये जब कंबाइन होंगे तो ये भी 1:1 में नहीं होंगे। तो इसके फार्मूलाज आपने इस तरह लिखने। ये देखिए MgCl2 मतलब कि एक मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन है, तो 1:2 आता है इससे, 1:2 मतलब कि एक एलिमेंट का एक एटम कंबाइन है तो दूसरे का के 2 एटम्स कंबाइन है, तो 1:2 हम लिखते हैं MgCl2। इसी तरह से यहाँ पे देखिए सोडियम एंड ऑक्सीजन का, तो Na2O आता है, Na2O, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है जबकि सोडियम 1 दे सकता है। तो 2 सोडियम, अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 सोडियम देगा, दूसरा देगा, तो आपके पास ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो इसी वजह से हम इनका भी लिखते हैं Na2O। ये देखें तो ये 2:1 में है, 2:1। ठीक है, पहला था 1:2 में, दूसरा है 2:1 में, और क्वेश्चन क्या है 1:1 रेशो, मतलब कि 1:1 में कंबाइन हुए होने चाहिए। तो अब तीसरा देखिए C नंबर ऑप्शन, पोटाशियम एंड फ्लोरीन। तो पोटाशियम इज इन ग्रुप नंबर 1, आप पीआरई टेबल देख लीजिए, तो पोटाशियम किस ग्रुप में है 1 में, जबकि फ्लोरीन ग्रुप नंबर 7 में है। अब यहाँ देखें तो पोटाशियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है जबकि फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो आपके पास होंगे 1:1 में, क्योंकि एक एलिमेंट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो दूसरा उसको गेन कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरा कम गेन करना चाह रहा है या कम उसको चाहिए है। तो अगर इस तरह नहीं है तो आपके पास फिर जो रेशो होगा वो 1:1 में, अगर इक्वली रिक्वायरमेंट हो, मतलब कि एक एलिमेंट को 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना हो और दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना हो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो कम्बिनेशन होगी वो होगी 1:1 में। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे KF। यहाँ पे देखिए हमने कोई हिंसा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कोई हिंसा नहीं है, कोई नंबर नहीं है। इस नंबर को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्ट ऐसे नंबर को कहते हैं मैथ्स में जो दूसरे नंबर्स के बेस पे लिखी जाती है, के नीचे लिखी जाती है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के नीचे लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए KF, तो इसके नीचे हमने नहीं लिखा हुआ कुछ, दैट मीन्स कि ये 1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे, तो इसके साथ हमने फार्मूले में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम लिखेंगे KF, कोई नंबर नहीं है, तो दैट मीन्स कि 1:1 में कंबाइन हुए हैं। ठीक है, फिर चौथा देखिए ऑप्शन, तो लिथियम और सल्फर का है। तो लिथियम ग्रुप नंबर 1 में है जबकि सल्फर ग्रुप नंबर 6 में है। सेम कंडीशन है जैसे बी ऑप्शन में आपके पास था। तो यहाँ पे भी कम्बिनेशन आपके पास Li2S होगी, Li2S, उसका जो फार्मूला हो वो क्या होगा Li2S, मतलब कि 2 लिथियम और 1 सल्फर। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो 1 लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी दूसरा, और आपके पास सल्फर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए व्हेन कैल्शियम एटम्स बिकम अ कैल्शियम आयन, जब कैल्शियम एटम से कैल्शियम आयन Ca+2 बनता है तो वो क्या करता है, अब देखिए +2, दैट मीन्स +2 का मतलब होगा कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए, लॉस, क्योंकि प्लस चार्ज कब आता है, जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना। तो देखिए हमने पढ़ा था कि एटम्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, मतलब कि जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वल इन नंबर होते हैं। इस वजह से एटम्स जो होते हैं वो एज अ होल न्यूट्रल होते हैं। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। फिर अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसमें फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए तो आपको कह रहे हैं कि व्हेन कैल्शियम एटम्स बिकम्स अ कैल्शियम आयन Ca+2, तो वो क्या होगा, उसने क्या किया होगा ऐसे कि उससे +2 चार्ज उस पर आएगा। तो प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं और 2 का मतलब है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए,
2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, तो देखिए फर्स्ट वन ऑप्शन इज इट लॉस एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, इट लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपके पास क्या है, सही है। बाकी के दो ऑप्शन अगर आप समझना चाहें तो उसमें है कि इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, तो वो भी तो गलत है ना, गेन इलेक्ट्रॉन में तो हम फिर माइनस चार्ज लगाते हैं, ठीक है। इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर हम -2 लिखेंगे, तो यहाँ पे +2 है, दैट मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं। फिर 5 नंबर MCQ में है विच 2 एलिमेंट्स विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो आप देखिए जो 2 एलिमेंट आपके पास इसमें नॉन मेटल्स हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। फर्स्ट वन देखिए सोडियम एंड ऑक्सीजन, तो सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। कॉपर एंड ऑक्सीजन, तो कॉपर आपके पास मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। फिर कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल, तो ये आपके पास जो कंपाउंड बनेंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये आपके पास क्या होंगे, ये कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ये बाकी जो तीन है आपके पास ऑप्शन A, B और D, ये आपके पास आयनिक बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि इसमें एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल, जबकि ऑप्शन C आपके पास जो है जिसमें एक भी नॉन मेटल है दूसरा भी क्या है, नॉन मेटल, तो ये आपके पास बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनने में आपके पास क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, शेयर करते हैं, या लॉस और गेन करते हैं, या सिर्फ लॉस करते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ गेन करते हैं, सिर्फ वो मतलब कि ऑब्टेन कर रहे होते हैं, किसी से ले रहे होते इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत है। शेयर कर रहे होते तो ये भी गलत है। अब आयनिक बॉन्ड की बात है ना, तो आयनिक बॉन्ड में तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा क्या करता है, गेन करता है, तो यही आपने ऑप्शन सही करना है, ऑप्शन C, जिसमें आपको बताया गया है कि लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा दूसरा उसको गेन करेगा। फ्लोरीन हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 2 7 दैट मीन्स कि उसके ये जो लास्ट में हिंसा लिखा होता है ये वैलेंसी होती है, वैलेंस नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 7 दैट मीन्स कि उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसने एक इलेक्ट्रॉन और उसको चाहिए है। ऑक्सीजन जो है उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो फार्मूला ऑफ फ्लोरीन ऑक्साइड आपके पास क्या होगा, तो हमने पढ़ा ना, जब आपके पास एक को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हो दूसरे को भी उतनी ही चाहिए हो, तो वो जब शेयरिंग करे या लॉस गेन करे तो तब 1:1 आएगा। लेकिन अगर एक को इलेक्ट्रॉन कम चाहिए और दूसरे को ज़्यादा चाहिए तो हमने फिर वो रेशो निकालने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो कि क्लोरीन को जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को देखें तो उसको 2 चाहिए है। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या होगा कि क्लोरीन में को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए है, तो जब ये कंबाइन होंगे तो ये ऐसे रेशो में कंबाइन होंगे कि जिनसे इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, पूरे हो, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो फ्लोरीन को 1 चाहिए जबकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए है, दैट मीन्स कि 2 फ्लोरीन होनी चाहिए और 1 ऑक्सीजन। तो अगर 2 फ्लोरीन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक उसके साथ शेयर करेगा, दूसरा शेयर करेगा, और इसी तरह से ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे जबकि फ्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इनका जो फार्मूला आएगा वो आएगा आपके पास FO, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि इन दोनों को तो सेम इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, F2O आएगा आपके पास, F2O, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि फ्लोरीन को 1, तो 2 फ्लोरीन होंगे, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन, तभी उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे होंगे, दोनों के एक्टेड कंप्लीट होंगे, ठीक है। FO2 भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि फ्लोरीन को, ऑक्सीजन को 2 चाहिए जबकि फ्लोरीन को 1 चाहिए, तो FO2 आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि इसके मुताबिक तो ये होता है कि फ्लोरीन को आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 1 चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, F2O, ठीक है। अब 8वां आप देखें तो उसमें है कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा जुमला है कोवेलेंट बॉन्ड के मुताबिक जो कि इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखिए, HCl कंटेन 1 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए HCl है उसमें 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बात सही है ना। देखिए HCl में आपके पास ये 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 आपके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरी बात, CCl4 कंटेन 4 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर्स उनके में होते हैं, तो ये भी हम देखते हैं। ये देखिए CCl4, तो ये 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो 4 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है आपके पास CCl4 में, ठीक है। भी आपके पास, तो ये भी आपके पास क्या है, सही है आपके पास कि CCl4 में 4 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है।
इस तरह से तीसरा देखें तो H2O कंटेन 3 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। H2O में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी अगर हम देखें तो ये भी आपके पास क्या है, अगर सही है तो हम देख लेते हैं, अगर सही नहीं है तो गलत होगा आपके पास, ठीक है। ये देखिए आप H2O में आपके पास क्या है, 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये आपके पास, ये 2 तो लॉन पेयर है। और वहाँ पे क्या बताया गया था आपको कि 3 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो शेयर इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर्स तो यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स कि ये वाला स्टेटमेंट जो आपके पास है कोवेलेंट कंपाउंड के या कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, ये गलत है आपके पास। चौथा देखिए तो NH3 कंटेन्स 3 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर्स आपके पास है, तो वो भी हम देखते हैं। ये आपके पास NH3 है, ये एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो ये भी आपके पास सही है कि उसमें 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि H2O में 2 थे और उन्होंने कहा था कि 3 है। तो ये वो वाला जुमला आपके पास क्या है, गलत है, ठीक है। अब ये देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आयंस डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन आर्गन एटम। आर्गन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस में नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो आपके पास ये है कि आप उनके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर मालूम कर लें और उसमें आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है उसको आप डालें। तो अगर वो सेम आ रहे हैं तो वो आपके पास उनकी तरह होगा, अगर नहीं आ रहे तो वो उनकी तरह नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका, ठीक है, क्लियर। क्योंकि एटॉमिक नंबर हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है ना, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बारे में पता हो तो आप बता सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके पास किस तरह होगी। तो अगर वो सेम है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किसका क्या है आपके पास, ठीक है। अब देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है। अगर उस पर +2 जा जाता है, मतलब Ca+2 बनता है, दैट मीन्स कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिए है। तो पहले 20 था, दैट मीन्स कि 20 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए है। तो 20 - 2 से क्या आता है, 18, जबकि आर्गन का भी 18 है। दैट मीन्स कि Ca+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल आर्गन की तरह होगा, क्योंकि Ca+2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, जबकि आर्गन में भी क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से सल्फर का देखें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, दैट मीन्स कि उसमें 16 इलेक्ट्रॉन है। जब उससे Cs-2 बनता है, दैट मीन्स कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए हैं। तो पहले 16 थे, अब 2 और ज़्यादा कर दी तो उसमें तो फिर क्या हो जाएंगे, 16 + 2 = 18। दैट मीन्स कि इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। S-2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। तो आर्गन के भी 18 है, दैट मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आर्गन की तरह होगी। पोटाशियम में देखिए तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। जब उस पर +1 आ जाता है, दैट मीन्स कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। तो अब 19 इलेक्ट्रॉन पहले थे, एक लॉस हो गया है, तो 19 - 1 = 18। आर्गन में भी 18 है, दैट मीन्स कि पोटाशियम यानी K+1 का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह होगा, आर्गन की तरह ही होगा। अब देखिए ऑक्सीजन का, तो O-2 जब ऑक्सीजन से बनता है, दैट मीन्स कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, ठीक है। तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक नंबर 8 था। तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन और उसने गेन कर लिए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उस पर ऑक्सीजन -2 आ जाएगा। अब 8 + 2 इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन है, जबकि आर्गन में कितने थे, 18 थे। दैट मीन्स कि O-2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन आर्गन की तरह नहीं होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डिफरेंट है, एक में 10 है, दूसरे में 18 है, ठीक है। तो ये आपके पास गलत ऑप्शन है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन एटम। तो आपके पास कौन सा उसमें सही होगा, O-2। O-2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन की तरह नहीं है, बाकी तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन की तरह है। फिर 10th नंबर MCQs में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलो कंटेन ओनली आयनिक कंपाउंड। कौन से में सारे आयनिक कंपाउंड है। तो देखें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, दैट मीन्स कि ये आयनिक नहीं है, तो ये ग्रुप तो नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें देखें तो बी में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सोडियम क्लोराइड मीन सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल, ठीक है। तो ये सारे आपके पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है, सारे क्या है, आयनिक, क्योंकि इसमें एक मेटल है, एक एलिमेंट, दूसरा नॉन मेटल, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इस तरह से ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। इसमें देखिए कॉपर सल्फेट, ये तो सही है, लेकिन मीथेन CH4 को कहते हैं। तो CH4 में कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो दैट मीन्स कि ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट,
ये भी कोवेलेंट, और यहाँ पे ये कोवेलेंट है आपके पास। तो बहुत सारे आपके पास, अगर कोई आपको तो कह रहा है कि ऐसा ग्रुप आपने बताना है जिसमें सारे आयनिक कंपाउंड हो, तो ऑप्शन आपके पास क्या है, बी ऑप्शन है, क्योंकि बी ऑप्शन में जो तीनों ग्रुप्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो वो सारे आयनिक कंपाउंड्स के हैं, क्योंकि उसमें एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।